हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी आई हैव रिटन सम इक्वेशंस, लेट अस गो थ्रू इट। ओके, लेट अस सी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड एज ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi by dt। ये कैसे आया, क्या है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। नाउ हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? ओके, लेट अस कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज दिस इज ए कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है ये, एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू वन बैटरी। सपोज ये बैटरी से कनेक्टेड है और इस बैटरी का वोल्टेज क्या है? V वोल्ट है। दिस इज द वोल्टेज V और ये कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या है? C है। नाउ इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे बैटरी से कनेक्टेड किया है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। सो करंट विल कम इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे। ओके, नाउ विल से दिस करंट इज देयर। टू प्रूव दिस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट प्रोडक्ट ऑफ DL इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ये I क्या होना चाहिए? टोटल। ये याद है सबको? ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर्स दैट दिस साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ total current. Now here let us say the current is I. For the time being, let us say this current is I, or we can say this current to be your conduction current. We will see why we are saying it get conduction current. Now if I consider a loop over here, because to apply ampere circuital law what we need to consider a closed loop. Now let us say this is the closed loop that I am considering. This is the closed loop, and let us say this is the radius R. Now the current that is enclosed by this loop, current enclosed by the loop is your this IC, or we can say I. Let us say this as I. Later on we will name it. Okay, later we are going to name it. Now what is the current that is flowing through this loop? That is nothing but your I. Now what we are going to do, we are going to apply this. Okay, we are going to apply ampere circuital law. Now what will happen, this is integration of B, and what is the integration of DL? DL is nothing but we have to consider the summation of the whole loop, or you can say if we bring B outside, since B will be constant, integration of DL, this can be written as mu naught times of I. Okay, जो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया था वही कर रहे हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट B इक्वल टू कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ DL, इस लूप का टोटल सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 pi r। ओके, अगर ये DL कंसिडर करते हैं, छोटा सा DL है, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 pi r। सो दिस इज 2 pi r equal to mu naught times of the total current. So B is given by B is equal to mu naught I divided by 2 pi r. So इस पॉइंट में, इस लाइन में से इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू कितना होगा? The value of that magnetic field is this much, that is B is equal to mu naught I divided by 2 pi r. Okay, now the question rises. Okay, इतना तो पता चल गया, इतना क्लियर है। Now if we want to consider the same loop, we are considering the same loop. इस सेम लूप को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर कि इस लूप का जो मुंह है इस तरफ कर देते हैं, ऐसा इधर कर देते हैं, तब कितना होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड? अभी इस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो कितना था? ये लूप हम लोग कभी भी कैसा भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी लूप को कैसा कंसिडर किया है? एक पॉट के जैसा, ऐसा क्लोज लूप से मतलब है। नाउ सी दिस इज ए कैपेसिटर, ये दोनों प्लेट्स है, ये दोनों प्लेट्स है। ओके, अगर ये दोनों प्लेट्स है, इसमें तो वायर कनेक्शन नहीं है, तो इसमें करंट कितना है? यहाँ पे करंट कितना है? यहाँ पे करंट कितना है? कितना बोलेंगे? देखने से कितना लग रहा है? क्योंकि टोटल करंट कंसिडर करना है लूप के अंदर। लूप के अंदर कितना हो जाएगा? अभी 0 हो जाएगा। सो इस केस में अगर लूप में ऐसा ड्रॉ करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? एम्पियर सर्किटल लॉ अगर लगा देता हूँ, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट कितना है? 0। दैट मीन्स B कितना आ जाएगा? 0, राइट। सो एट द सेम प्लेस एक में मुझे कितना मिला? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिला म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 pi r, और सेम ऊंची जगह में मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला? 0। नाउ दिस कंट्राडिक्ट्स टू द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग। नाउ व्हिच वन इज करेक्ट? व्हिच वन इज करेक्ट? So what we have seen that this one is correct. That means there is also current present in this region. इसमें कोई वायर नहीं है, लेकिन इसमें करंट प्रेजेंट है। इसको देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इसमें एक मैग्नेटिक नीडल लेके आते हैं। नीडल को जैसे यहाँ पे रख देते हैं तो क्या करता है, जैसे स्विच ऑन कर देते हैं यहाँ पे इस सर्किट में, सपोज यहाँ पे स्विच ऑन है,
ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखाता है। डिफ्लेक्शन कब दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड? ये मैग्नेटिक नीडल जब भी करंट प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, सो दिस नीडल shows deflection. That means the magnetic field here can never be equal to 0, so this must be this. But when we use this equation, we get magnetic field equal to this much. So why this is happening? So this was said by Maxwell that we are doing some basic mistakes while considering Ampere's circuital law, and he gave the concept of displacement current and conduction current. Now what Maxwell said, whenever the current is flowing through an wire, we can see it because wire is present, so current is moving, and let us say that name of that current, he named it as conduction current. He named it as conduction, okay, conduction current. उसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? कंडक्शन करंट का नाम दे दिया। तो इसका नाम दे दिया, जिस वायर में करंट फ्लो करेगा उसका नाम दे दिया कंडक्शन करंट। यहाँ पे भी क्या है? करंट है अभी, ओके, यहाँ पे करंट है, यू कैन सी देयर इज करंट, बिकॉज अभी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे करंट होगा, लेकिन यहाँ पे वायर नहीं है। जहाँ पे वायर नहीं है वहाँ पे भी करंट है, उसका नाम दे दिया आई डिस्प्लेसमेंट करंट। क्यों? मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है ना। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, जहाँ पे कंडक्टर नहीं है उस जगह में क्या प्रोड्यूस होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। और जहाँ पे वायर है, जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका नाम क्या दे देंगे? उसको कंडक्शन करंट। नाउ द डिफरेंस, और व्हाट वी कैन से, द एम्पियर सर्किटल लॉ दैट वाज गिवन बाय एम्पियर वाज नॉट करेक्ट, सो ही मॉडिफाइड दिस लॉ। ओके, बाद में चलते हैं इसमें। नाउ ये डिस्प्लेसमेंट करंट को मैक्सवेल ने कैसे डिफाइन किया? हाउ मैक्सवेल डिफाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट करंट? ही डिफाइंड इट एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यों? यहाँ पे जैसे बैटरी लगा दिया तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर इसको एसी लगा दिया हम लोगों ने, इसमें एसी करंट लगा दिया, सपोज दिस इज एसी करंट, नाउ क्या दे दिया? बैटरी की जगह एसी ज्यादा प्रॉपर होता है, एसी, क्योंकि एसी से ही करंट फ्लो करता है, बैटरी विल बी रॉन्ग। सो एसी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? हम लोग जैसे एसी करंट करते हैं, पहले तो ये प्लेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, राइट। कुछ देर बाद जो नेगेटिव साइकिल उसके लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट में। जैसे इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा किसके लिए? एसी करंट का। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये क्या बनेगा? प्लस। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या बन जाएगा? पहले प्लस बना, उसके बाद क्या बना? माइनस माइनस माइनस। तो पहले इसमें क्या रहेगा? माइनस माइनस माइनस, और ये बनेगा प्लस। दैट मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजेस आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होता है, मैक्सवेल ने बताया। व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड करंट, ए करंट इज प्रोड्यूस, दैट करंट इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसे डिफाइन किया गया? जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस के लिए प्लस बन जाएगा ये वाला प्लेट, नेगेटिव के लिए क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। सो जब भी क्या हो जाएगा? चेंज होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो एक करंट इंड्यूस होता है, दैट करंट इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? ओके, यू कैन, इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। ओके, नाउ इसको कैसे डिफाइन किया गया है? दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड इन दिस वे। सो आई डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना चेंज होगा उतना ही क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट करंट। इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहे तो एप्सिलॉन नॉट आता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या आता है? म्यू नॉट आता है। सो दिस बिकम्स डी फाई ई बाई डी टी। तो इस करंट का नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, जब वायर में करंट फ्लो करेगा उसको क्या बोलेंगे? आई कंडक्शन, आई सी कंडक्शन करंट। दिस इज कंडक्शन करंट एंड दिस इज आई डी। आई डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। सो ये आ जाएगा कंडक्शन, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। वायर में जो फ्लो कर रहा है वो क्या बोलेंगे? कंडक्शन करंट। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्यों? यहाँ पे वायर नहीं है, उसमें करंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज द फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन इट हियर, दैट आई डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय म्यू नॉट डी फाई ई। डोंट कंसिडर इट टू बी मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस शुड बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए फाई ई लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके,
Now this is all about your displacement current. Now what will be the modification? So ampere, this some modification. Okay, let me erase this. Now जो हम लोग को एम्पियर सर्किटल लॉ था उसमें करेक्शन किया किसने? मैक्सवेल ने. तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल्स इक्वेशन, और यू कैन सी हियर एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ. तो एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ या modification of Ampere's law, Ampere's circuital law. मॉडिफिकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ. क्या आ जाएगा मॉडिफिकेशन में? तो पहले क्या था? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट. अभी टोटल करंट कौन सा आ जाएगा? कैपेसिटर में हम लोगों ने देखा एक तो होता है कंडक्शन करंट IC लिखेंगे, और एक क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट करंट. सो दोनों को लिखना है, टोटल करंट दोनों हो जाएगा. जहाँ पे वायर रहेगा उसमें कंडक्शन करंट होगा, जहाँ वायर प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा. नाउ इफ यू पुट दिस वैल्यू इन दिस वे IC आ जाएगा. ओके, और डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी वैल्यू देखा क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट d phi e बाय dt. नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट और यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, तो ये क्या बन जाएगा? म्यू नॉट ऑफ IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d phi बाय dt. तो ये क्या बन जाएगा? मेन इक्वेशन बन जाएगा. दिस इज modification of Ampere circuital law. So modification of Ampere circuital law is given by B dot product of dl, एंड इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं. नाउ जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट रहता है वहाँ पे जनरली क्या होता है? जहाँ वायर होगा वहाँ पे कौन सा करंट होगा? कंडक्शन करंट. वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा. जहाँ वायर नहीं है वहाँ पे कौन सा करंट होगा? वहाँ पे कौन सा करंट होगा? जहाँ वायर नहीं है वहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, और कंडक्शन करंट कितना हो जाएगा? वहाँ पे जीरो हो जाएगा. अल्टीमेटली एक जगह में दोनों प्रेजेंट नहीं होता है इन जनरल. सो वी कैन से IC एक जगह में अगर रहेगा तो ID क्या होता है? जीरो. सो नेट वैल्यू वही रहता है, कोई चेंजेस नहीं आता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. नाउ लेट अस सी, जो हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन किया गया है बाय सम इक्वेशंस, दैट इज नोन एज योर मैक्सवेल्स इक्वेशन. सो वही मैक्सवेल इक्वेशन से ही पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई भी चीज क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है. सो दिस इक्वेशंस क्या है? पहला इक्वेशन दैट इज मैक्सवेल्स इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन इज गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA सरफेस एरिया इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. इसका मीनिंग क्या है? जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, या जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट रहना कंपल्सरी है. There can never be an electric field in absence of an charge, or if there is a charge, there will be always an electric field. Okay, this is the main significance of this Gauss's law of electrostatics. Next law is your Gauss's law of magnetism. What we have seen in Gauss's law of magnetism, that is cyclic integration of B dot dA equal to 0. That means what? Monopoles are not possible, or here we can say that electric field lines always form closed loop. Here electric field lines or magnetic field lines always forms, never forms. Okay, here electric field lines, what I have reversed is the question. Okay, see, इसमें क्या था? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता था? कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है, क्योंकि चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से निकलता है, अंदर में तो नहीं होता. जहां पे भी निकलेगा तो क्लोज लूप नहीं बनाता है. इसका मीनिंग ये था. यहाँ पे क्या होता है? मोनोपोल्स. जैसे एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, दोनों हमेशा रहेगा. ऐसा नहीं कि खाली नॉर्थ पोल अकेला रह सकता है, साउथ पोल. इस लॉ का मीनिंग ये था. और सिग्निफिकेंस हम लोग बोलते हैं कि ये क्लोज लूप बनाता है. बाहर में क्या होता है? नॉर्थ से साउथ, अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है, और अल्टीमेटली जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? इट विल बी जीरो. ये क्या था? गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. ओके, इन गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या होता है? B डॉट प्रोडक्ट ऑफ dA इंटीग्रेशन कितना आ जाता है? जीरो. इसको हम लोग बोलते हैं गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. नाउ नेक्स्ट वन इज योर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हम लोगों ने पढ़ा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्या है फैराडेज लॉ? इंड्यूस EMF जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. सो अगर इसको हम लोग बोलते थे ऐसे, हम लोग ऐसे लिखते थे E इज इक्वल टू माइनस d phi बाय
dt, इंड्यूस EMF इज इक्वल टू माइनस d∅dt। इसके जगह क्या लिखा है, E डॉट dl, ये कहाँ से आया, हाउ वी गेट दिस EMF इज इक्वल टू E डॉट dl, E इज नथिंग बट व्हाट, वोल्टेज, और वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या था, व्हाट वाज द रिलेशन, E इज इक्वल टू क्या था, dv बाय dr, और इसको अगर dl बोल देते हैं E, ये क्या आ जाएगा v बाय l, और इसको EMF के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, E डिवाइडेड बाय l। सो इंड्यूस EMF कैन बी रिटन एज E इंटू एल। ओके, सो ये इंड्यूस EMF को क्या लिख सकते हैं, E इंटू एल, या इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसमें dl लगा देते हैं यहाँ, नहीं तो इसमें dl लगा सकते हैं, ऐसा dl लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, मीनिंग वही है। सो दिस इज नथिंग बट योर व्हाट, this is nothing but your induced EMF, and induced EMF is given by minus d∅ by dt. This is Faraday's law. Okay, Faraday's law का हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, induced EMF is nothing but your d∅ by dt, और induced EMF is nothing but voltage, voltage can be written as electric field into length. इंटीग्रेशन कर देने से क्या आ जाएगा, छोटा छोटा लेंथ लेने से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। So this becomes Faraday's law of electrostatics. This is the third law. Next law is your Ampere's मैक्सवेल्स लॉ, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कहाँ से आया, अभी बताया है कैसे आया। सो B डॉट प्रोडक्ट ऑफ dl इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन टाइम्स d∅e बाई dt प्लस एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ IC। सो ये 4 इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से अगर क्वेश्चन आता है तो मेनली दिस पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं टॉपिक। सो दिस इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, and all the electromagnetic waves is summarized by these equations. Okay, let us come to next, that amplitude of electric and magnetic field in free space is related as, so amplitude जो होता है, amplitude, okay, electromagnetic waves में amplitude कहाँ से आएगा, अभी लाओ सी, electromagnetic waves ये propagate कैसे करता है, इसमें perpendicularly, electric field and magnetic field are always perpendicular to each other. Now suppose this is our axis system, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये जनरेट क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज E एंड दिस इज सपोज B। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, कौन सा, सपोज Z डायरेक्शन है, दिस इज X एंड दिस इज Y, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे परपेंडिकुलरली मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, दे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ऐसे मूव करता है। बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस, वो किस तरफ प्रोड्यूस होगा, कॉस को इफेक्ट करेगा, कॉस को रोकता है, तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रोकने के लिए इस तरफ बनेगा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, वो किस तरफ बनेगा, वो फिर इस तरफ बनेगा, दिस विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे 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 ट्रेवल करता है। ओके, ना ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ का जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ, ये तो इंस्टेंटेनियस E, ये भी हो सकता है E, ये भी हो सकता है E, ये भी वैल्यू हो सकता है E। मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे, ये पिक पॉइंट में जो मैक्सिमम वैल्यू इसको क्या बोलेंगे, E नॉट, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू इसको क्या बोलेंगे, B नॉट। इस E नॉट और B नॉट को कैसे रिलेट करते हैं, दिस इज E नॉट इज इक्वल टू C इंटू B नॉट, वेयर C इज नथिंग बट योर स्पीड ऑफ लाइट, speed of light, and C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. इतना होता है C का वैल्यू। The value of C is given by this, or you can find B naught, A naught upon C. Okay. Next comes is your speed of electromagnetic waves in free space. Free space में जो speed होता है electromagnetic wave is given by this equation, C is equal to 1 divided by under root of epsilon naught इंटू म्यू नॉट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में नहीं है, फ्री स्पेस में नहीं है, अगर ये कोई मीडियम में आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय म्यू इंटू एप्सिलॉन। ओके, तो ये प्रोपोगेशन था, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली मूव करता है। नाउ इसी चीज को थोड़ा एक्सपांड करके भी हम लोग लिख सकते हैं। सो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय, ये तो मीडियम के लिए है, मीडियम के लिए क्या लिखेंगे, म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी इंटू म्यू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी मीडियम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मीडियम के लिए मीडियम के लिए है। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन को कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर
epsilon naught. So 1 divided by, you can see this becomes mu naught epsilon naught mu r epsilon r. Again 1 divided by mu naught epsilon naught क्या होता है? 1 divided by mu naught epsilon naught क्या होता है? c होता है. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? c divided by under root of mu r epsilon r. So velocity को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. This is the velocity. Okay. Next हम लोग देखते हैं the rest part. Okay. Let's देखते हैं हम लोग next part देखते हैं अभी. तो next let us see graphical representation of propagation of electromagnetic waves. तो graphical representation हम लोग कैसे करने वाले हैं? We are going to show you how this electromagnetic waves is going to propagate in a particular direction. So already we know that इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्यों? जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है? बिकॉज ऑफ योर ऑसिलेटिंग एलसी ऑसिलेटर. जो एलसी ऑसिलेटर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. ये ऑल्टरनेटिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वी नो. एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ प्रोड्यूस होगा, 90 डिग्री में प्रोड्यूस करेगा. सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ऑलवेज इट विल मेक एन 90 डिग्री. इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है और इस साइड में भी हो सकता है. सो ऑलवेज इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. नाउ लेट अस से द वेव इज प्रोपेगेटिंग इन योर z डायरेक्शन. अगर वो z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, मूव कर रहा है z डायरेक्शन में, यू कैन सी दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका परपेंडिकुलरली कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड. दिस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड हियर. यू कैन सी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड हियर. एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. कौन सा डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज गिवन बाय दिस पार्ट. इसको हम लोग E नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द एम्पलीट्यूड. ये एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. B नॉट क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का. ये भी क्या है? एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू, ये पीक वैल्यू कितना है वो दिखाता है, राइट. सो इसका जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ दिस प्रोपेगेटिंग वेव दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. सी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. यू कैन सी दिस इज प्रोपेगेटिंग इन एक्स. दिस इज एक्स एक्सिस. ये ऊपर वाला x का प्लस है, ये नीचे क्या है? x का माइनस है. सो इट इज मूविंग इन x. इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है? x में है, तो इसलिए x लिखा. सो E नॉट साइन, ये वेव का इक्वेशन है. दिस इज गिवन बाय वेव इक्वेशन साइन. साइन ये इक्वेशंस किसके लिए आता था? ऑसिलेटिंग फील्ड के लिए. ऑसिलेटिंग फील्ड किससे दिखाते हैं हम लोग? साइन से दिखाते हैं, नहीं तो कॉस से दिखाते हैं. हियर वी गेट इट एज साइन k z माइनस ओमेगा t. नाउ व्हाई इट इज z? दिस इज z बिकॉज द प्रोपेगेशन किस तरफ हो रहा है? z डायरेक्शन में हो रहा है. The wave is propagating towards z direction. कौन सा z? पॉजिटिव z. तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे? प्लस है, यहाँ पे माइनस साइन, ये माइनस साइन है, बट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने से z होता है. ये कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है? We have studied this in your waves वाला चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि z डायरेक्शन में कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है? माइनस आता है. वही नेगेटिव z डायरेक्शन में जाने से ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, जो ऑलरेडी यहाँ लिखा है. इफ नेगेटिव z डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, अगर इस तरफ नहीं जा रहा वेव, दैट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव z डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या आ जाएगा? तो उस केस में हम लोग क्या ले लेंगे? ये माइनस की जगह ये क्या आ जाएगा? प्लस. ये क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा. दिस इज द मेन डिफरेंस. ओके, पॉजिटिव z दैट मीन्स पॉजिटिव z में क्या आ जाएगा? माइनस. नेगेटिव z में क्या आ जाएगा? प्लस. इक्वेशन देखना. नेक्स्ट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन योर y एक्सिस. y एक्सिस में है मैग्नेटिक फील्ड. y एक्सिस में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वेशन सेम आ जाएगा, खाली इसमें क्या लिखेंगे? by लिखेंगे खाली. मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट किस में कर रहा है? y में कर रहा है, तो इसमें क्या लिखा? by. सो by इज इक्वल टू अगेन मैक्सिमम वैल्यू दैट इज b नॉट साइन k z माइनस ओमेगा t. अगेन ये k क्या था? k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. लैम्डा को क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ बोलते हैं. ओके, दिस इज वेव नंबर भी बोलते हैं, वेव कांस्टेंट. ओमेगा इक्वल टू क्या है? 2 पाई म्यू. सो दिस आर बेसिक थिंग्स दैट एक बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं ये सब चीज. सो ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए आ गया. नाउ सी
in class 12 we don't have derivations of these equations. Okay, we don't get derivations of these equations जो यहाँ लिखा हुआ है. You have to remember the formulas. Already we have seen, we have learned this thing in class 12. वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा था इस फॉर्मूलाज का कोई डिराइवेशन नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशंस दिया हुआ है, याद रखना है, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशंस. नाउ एनर्जी डेंसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये किसके लिए आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है. मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आ जाएगा. सो दिस इज म्यू नॉट, 1/2 वही रहेगा. दिस इज बी स्क्वायर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट इज फॉर योर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू नॉट यहाँ पे लिखते हैं, कांस्टेंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए. ना एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज जो एनर्जी होगा, एवरेज मतलब इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देना है. मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना था, ये एवरेज निकालेंगे तो टोटल कितना है, टोटल को किससे डिवाइड करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4 बी, ये फ्री स्पेस के लिए बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ गया. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर. दोनों फील्ड एक साथ है, एवरेज किसका लेंगे, दोनों से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को. तो क्या मिलेगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं और सिमिलरली इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ओके, ये एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या आ जाएगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी, और ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा. अगेन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या, I इज गिवन बाय 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू c. नाउ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन बाय p. p तो मोमेंटम का सिंबल था, c क्या था, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड u क्या होता है, टोटल एनर्जी. u इज टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी कितना है ये हम लोग को यहाँ पे पुट करना है जब भी मोमेंटम निकालने के लिए बोला जाएगा. तो ये फॉर्मूलाज को याद रखना है और इससे रिलेटेड हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करना है. इसके बाद जो आता है दैट इज योर द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो रेंज होता है, वेवलेंथ का रेंज, फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना आता है, उस रेंज को हम लोग को याद रखना पड़ेगा. फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, सी नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का रेंजेस क्या होता है. ओके, अकॉर्डिंग टू दियर रेंजेस वी आर एक टेबल बना लिया है यहाँ पे. सो यू कैन सी टाइप, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. सो पहला जो सबसे ज्यादा किसका वेवलेंथ, ये वेवलेंथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ है. अगर वेवलेंथ ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा. यू कैन सी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर वेवलेंथ. नाउ से पहला जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ बड़ा किसका होता है, दैट इज ऑफ रेडियो वेव्स. ओके, रेडियो वेव्स का जो रेंज है वेवलेंथ का दैट इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर. 0.1 मीटर से अगर वेवलेंथ बड़ा है किसी भी वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो वेव. अगेन the frequency for radio wave is given by 10⁴ to 10⁹ hertz. Similarly for microwave the wavelength ranges from 0.1 meter to 1 millimeter and the frequency ranges from 10⁻⁹ to 10⁻11 hertz. And for infrared wave it is 1 millimeter to 700 nanometer and the frequency ranges from 10⁻11 to 10⁻14 hertz. And for visible rays the wavelength ranges from 700 nanometer to 400 nanometer. And in terms of अगर एमस्ट्रॉन्ग पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 7000 एमस्ट्रॉन्ग to 4000 एमस्ट्रॉन्ग. Whereas the frequency ranges from 4 × 10⁻14 hertz to 8 × 10⁻14 hertz. Next comes is your ultraviolet rays. For ultraviolet rays wavelength ranges from 400 nanometer to 1 nanometer and the frequency ranges from 10⁻14 hertz to 10⁻17 hertz.
अगेन फॉर एक्स रेज के लिए क्या होता है वेवलेंथ 1 नैनोमीटर टू 10 to the power -3 नैनोमीटर एंड द फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 10 to the power 16 हर्ट्ज टू 10 to the power 21 हर्ट्ज। सिमिलरली फॉर गामा रेज द वेवलेंथ इज लेस देन 10 to the power -3 नैनोमीटर, wavelength is lesser than 10 to the power -3 nanometer and the frequency ranges from 10 to the power 18 to 10 to the power 22 hertz. Now you can see the least wavelength that has got is by gamma rays. So these gamma rays have high penetrating power. It can penetrate inside even a thick wall, it can penetrate through it, so it becomes very dangerous for us. Again it has some usefulness. It is used for the treatment of cancer. Okay, if someone is suffering from cancer, for his or her treatment we send gamma rays, and this gamma rays what it does it just kills the extra cells, okay, or the infected cell it kills, okay, and then your इसी के जैसे उसको क्या किया जाता है, उसका क्योर किया जाता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट। अगेन यहाँ पे माइक्रोवेव्स, यहाँ से जो चीज़ दिया गया है यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेन थिंग ये हैव टू रिमेंबर दिस रेंजेस, डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें क्या है वैल्यू, इसका क्या है वैल्यू, इसमें रेंज पूछ देता है, एप्लीकेशन पूछ देता है। सो यू हैव टू रिमेंबर। सो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में ये नीचे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, वेवलेंथ डिक्रीजेस और फ्रीक्वेंसी योर इंक्रीजेस। वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम लेवल 1 फ्रॉम योर बुक। ओके, लेट अस कम, लेट अस सी, लेट अस गो थ्रू दिस बुक। ओके, ओपन लेवल 1 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेट अस सी कैसा कैसा क्वेश्चंस दिया, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। सो लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1, level 1. So what is given? Displacement current and Maxwell's equation. The Maxwell's 4 equations are written as, okay, let me write it down. Number 1, what is given? Cyclic integration of E dot product of ds is given by Q upon epsilon naught. तो ये तो हम लोग को पता है, this is Gauss's law of electrostatics. Next equation is given cyclic integration of B dot product of ds. This is 0. This is Gauss's law of magnetism. Next, number 3, this is E dot product of dl. So this is induced EMF. This is given to be minus ddt of, again cyclic integration of B dot product of ds. And number 4, what they have said, okay, B dot product of dl equal to, okay, this is mu naught I. So this is Ampere's Maxwell's law, mu naught times epsilon naught times d phi by d. Okay, d phi की जगह यहाँ क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिटन इन दिस वे ds. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है नाउ. सो दीज आर थिंग्स गिवन, सब मैक्सवेल्स का इक्वेशन है. यू कैन सी all these equations are Maxwell's equation. So what we are asked, the equation which have the source of E. E का सोर्स किसमें है, E का सोर्स ये है, चार्ज इसमें है. ओके, नेक्स्ट एंड B में भी सोर्स किसमें है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब निकलेगा, whenever there is a change in electric field. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट के चलते प्रोड्यूस होता है. जहां पे करंट होगा उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन कहाँ दिया रहा है, ये करंट है, यू कैन सी. एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, कंडक्शन करंट था, ये कंडक्शन करंट था और ये वाला पार्ट क्या था, दिस वाज डिस्प्लेसमेंट करंट. बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट योर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. मतलब सोर्स क्या है बी का सोर्स क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये दोनों आंसर इसका आ जाएगा. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोर्स क्या है, चार्ज है, और यहाँ पे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके चलते क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. बिकॉज वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू क्या निकलता है, योर करंट इज प्रोड्यूस, और करंट के चलते क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, यू कैन सी इन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 and 4 ओनली, 1 and 4 ओनली विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर आ जाएगा. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. इसी के ऊपर पूछा है क्वेश्चन नंबर 2. सी क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के ऊपर बेस्ड पूछा है.
In question number 1, equations which do not contains source field are, यहाँ पे कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें सोर्स नहीं है, किसमें नहीं है? तो ये सेकंड वाला के लिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं. Now you can see B dot ds equal to 0 आ जाएगा. इसमें सोर्स है क्या? नहीं है. So what we can say, that is option B, that is option B, 2 only. ये क्या है? Only 2. ये सेकंड के लिए आंसर आ जाएगा क्योंकि इसमें सोर्स नहीं है. The equation 1 which does not contain source field R, एक ही में ही नहीं है, ये इसमें नहीं है. Next come to question number 3. Question number 3, what is given? The equation out of 4 Maxwell's equation in equation number 1 which shows magnetic monopole does not exist. Magnetic monopole कहाँ exist नहीं कर सकता? कौन बताता है? ये मैक्सवेल का गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बताता है. सो यही आंसर है इसके लिए. तो ये ऑप्शन कितना है? बी, ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन 2 कहाँ दिया हुआ है? 3 में. ऑप्शन 3 कहाँ दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है. सो दिस विल बी द आंसर फॉर योर question number 3. Next, for question number 4, the equation out of 4 Maxwell equations shows the electric field lines do not form closed loop is. Electric field lines closed loop क्यों नहीं फॉर्म करता है? क्योंकि electric field lines कहाँ से निकलता है? चार्ज के बॉडी से निकलता है और इनसाइड द चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? 0 होता है. वो कौन दिखाता है? इनमें से कौन सा इक्वेशन दिखाता है? दिस इज शोन बाय गॉसेस लॉ. सो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 4 के लिए ऑप्शन ए आ जाएगा. That is 1 only. 1 only. Okay, तो पहला जो इक्वेशंस था, इन इक्वेशंस में से इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया है. Now see question number 5. Go through question number 5. What they have asked, a compass needle is placed in the gap of a parallel plate capacitor. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक कॉम्पस नीडल लगा दिया. यहाँ ये कॉम्पस नीडल है. सपोज ये दोनों कैपेसिटर प्लेट है. सपोज दिस इज एसी सोर्स है या डीसी सोर्स. देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है. ए कॉम्पस नीडल इज प्लेस्ड इन द गैप ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी. बैटरी बोला है, एसी नहीं है. दिस इज नॉट एसी, दिस इज बैटरी. तो बैटरी से कनेक्टेड है और इस बीच में नीडल लगा के रखा है. ना क्वेश्चन में क्या पूछा था? कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी थ्रू ए रेजिस्टेंस. ओके, रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट किया गया. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं. ओके, रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट किया गया है द कैपेसिटर. ओके, द कंपास नीडल, कंपास का जो नीडल है, दिस नीडल, ये क्या करेगा? ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन इन ऑप्शन 1, डज नॉट डिफ्लेक्ट. क्या ये डिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा. क्यों? बैटरी कनेक्टेड है. स्विच ऑन करने से करंट फ्लो करेगा. करंट आएगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है? डिस्प्लेसमेंट करें तो नीडल क्या दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा. तो ऑप्शन 1 क्या है? गलत है. ओके, नेक्स्ट, डिफ्लेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन. ऑप्शन सी क्या बोला? डिफ्लेक्ट एंड रिमेन्स डिफ्लेक्टेड एज लॉन्ग एज द बैटरी इज कनेक्टेड. एंड ऑप्शन डी, डिफ्लेक्ट्स एंड ग्रेजुअली कम्स टू ओरिजिनल पोजीशन इन ए टाइम व्हिच इज लार्ज कंपेयर्ड टू द टाइम कांस्टेंट. टाइम कांस्टेंट. So option D will be the correct answer for this. टाइम कांस्टेंट को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो पढ़ाया था थ्योरी, वहां से आता है ये. सो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. 5 के लिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द आंसर. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. 6 को देखते हैं. गो थ्रू इट. क्वेश्चन नंबर 6. Now what is said in question number 6? Let us see. 6 में क्या दिया है? The magnetic field between the plates of a capacitor when are greater than small. Okay. एक प्लेट दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. This is given in the question. This is 6, question number 6. क्या क्या बोला है? लिख लेते हैं. The magnetic field between the plates of a capacitor when R is greater than capital R. R is the distance from the axis of the plate. अगर ये प्लेट ऐसा है सर्कुलर, इफ दिस इज R और ये बाहर है, सपोज दिस R, मतलब ऐसा लूप बनाएंगे
एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसा लूप बनाएंगे। सो दिस आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। ये प्लेट कैसे रख दिया इसको, ये वाला प्लेट था, इस प्लेट को क्या किया, ऐसे रख दिया, तो क्या दिखाई देगा, एक लाइन दिखाई देगा। तो कैपेसिटर बन गया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया या एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। नाउ r is the distance from the axis of the plate and r is the radius of each plate of capacitor id is displacement current कितना होगा, यहाँ पे id कितना होगा, what will be the value of id, what is the value of id, ये दिया हुआ है। हम लोग को पता है एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं तो क्या होता है, मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किटल लॉ, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन बाय साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट कितना था, IC प्लस ID ना। इस वाला पार्ट में यहाँ इसमें क्या है, वायर तो नहीं है, वायर नहीं है मतलब कंडक्शन करंट कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा कंडक्शन करंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इंटीग्रेशन ऑफ dl। लूप कौन सा हो जाएगा, ये प्लेट के लिए लूप हो जाएगा, ये पूरा लेफ्ट रेडियस है इतना, लूप कितना लेने के लिए बोला, r इज ग्रेटर देन स्मॉल r बोला, ये लूप आ जाएगा। तो dl कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से 2 पाई r लेंगे पूरा लूप के अंदर। सो दिस बिकम्स म्यू नॉट टाइम्स id के लिए फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए d फाई दैट इज एप्सिलॉन नॉट d इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय dt। सो ये क्या बन जाएगा, b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl इज l, लिमिट पुट करने से कितना आ जाएगा, 2 पाई r एंड दिस बिकम्स म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ओके, ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, अच्छा ऑप्शंस में हम लोग को ये सब करना ही नहीं था, क्योंकि इसके जगह हम लोग id लगा सकते हैं, क्योंकि id के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है तो इसको चेंज ही नहीं करना है, लेट अस कीप इट इन लाइक दिस, क्योंकि id का वैल्यू पुट ही नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, id दिया ही हुआ है आंसर में। सो इट बिकम्स id, ये क्या आ जाएगा, id। now if you bring this b कितना ये पूछा है, so it becomes epsilon naught times of id divided by 2 pi r। so b का वैल्यू इतना आ जाएगा, you can see in the options, that is option c में ये है आंसर, so you will get option c। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन c आ जाएगा। ओके, let us go to the next question now, go through the question। Next question number 7, what they have said in the question, find the value of the magnetic field between the plates of capacitor at a distance of 1 meter from the center where the electric field varies by, okay, एक कैपेसिटर, ओके हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जो सिचुएशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। दो पैरेलल प्लेट, इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं, पैरेलल प्लेट ही है, कैपेसिटर सर्कुलर सर्कुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसमें बैटरी लगा हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहाँ पे पूछा है, 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर जहाँ होगा वहाँ से यहाँ पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ये 1 मीटर दिया हुआ है, सेंटर से 1 मीटर दूरी पे पूछा है। दोनों प्लेट का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ कितना है, 1 मीटर दूरी पे क्या पूछा है, where the electric field, यहाँ पे वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज बाय 10 to the power 10, ये दे दिया है 10 to the power 10 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन। हम लोग को क्या पूछा है यहाँ पे, ओके वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज बाय, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है वो पूछा है। ओके, दे हैव आस्क्ड, ओके यू कैन सी इन द यूनिट, ऑप्शंस का यूनिट सभी में टेस्ला है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शंस देखिए सब क्या दिया हुआ है, सभी टेस्ला दिया हुआ है, टेस्ला किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला है। तो ये कैपेसिटर के लिए क्या आ जाएगा, एम्पियर सर्किटल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट, क्यों यहाँ इस पोजीशन में कंडक्शन करंट नहीं है, कंडक्शन करंट नहीं है, वहाँ पे कंडक्शन करंट कहाँ है, खाली इस वायर में है, इस जगह में क्या है, वायर नहीं है, वायर नहीं होने से कौन सा आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। ओके, नाउ ये वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा था कितना आता है, इंटीग्रेट ये b आ गया बाहर, ये आ गया dl और 0 से कितना आ जाएगा, 2 पाई r आ जाएगा। ओके, 2 पाई r लूप ले लिया, लूप का डिस्टेंस कितना है, r है, सो दिस म्यू नॉट टाइम्स, इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि id क्या था,
एप्सिलॉन नॉट, दिस इज डी फाई बाई डी टी, और डी फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए, और यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी रिटन एज ई डॉट ए को बाहर निकाल लाते हैं तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी, क्योंकि क्वेश्चन में डी ई बाई डी टी दिया हुआ है हम लोगों को, इसलिए डी ई बाई डी टी को निकाल लिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो दिस बिकम्स बी इंटू 2 पाई आर, और यहाँ से कितना आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ये एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और ये आई डी था, इसको आई डी करके रख देते हैं, आई डी। तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आई डी को क्या लिख सकते हैं, अगेन एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यू कैन सी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया क्या आ जाएगा इसके लिए, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एंड डी बाई डी टी, और बी ये क्या था, 2 पाई आर कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा 2 पाई आर, आर से आर एक कैंसिल गया, पाई से पाई कैंसिल गया, तो ये मिल गया हम लोगों को बी का वैल्यू। ना बी का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अगेन हम लोग को पता क्या है, सी, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है सी, क्योंकि ये म्यू नॉट है एप्सिलॉन नॉट है, हम लोग को पता है सी इक्वल टू क्या था, 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट भी है एप्सिलॉन नॉट भी है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, बी, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इस तरफ क्या आ जाएगा, 1 बाई सी स्क्वायर, 1 बाई सी स्क्वायर, और ये क्या आ गया, 2 आ गया, और ये तो चला गया, यहाँ पे आर रहेगा, और ये क्या रहेगा, डी बाई डी टी। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, तो पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर इंटू 2, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस में निकालना है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, डी बाई डी टी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 टू द पावर 10, यहाँ पे 10 टू द पावर 10 पुट कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इज 9, 8 इज 10 रेज टू 16, और ये आ जाएगा 2, और ये 10 रेज टू 10, 9 2 ज़र 18, 1 बाई 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, 18 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.05 आएगा, इंटू 10 रेज टू माइनस 6 टेस्ला, ये आ जाएगा आंसर। ओके, दिस इज 10 माइनस 16 माइनस 6, ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा 5.5 है सभी में, तो और एक 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5.5 5.56 ना, ये पावर कितना है 6, यहाँ से एक 0 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, और ये 8, मतलब 5.5 इंटू 10 टू द पावर 8 टेस्ला। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 5.5 इंटू 10 टू द पावर -8 वहां पे दिया हुआ है। मेन थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, ये कैसे आया, ये दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐसे लिखा है, इन टर्म्स ऑफ डी बाई डी टी निकाला। क्वेश्चन में डी बाई डी टी दिया हुआ है, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए फॉर्मूला ये पता है। अगर ये फॉर्मूला पता है तो फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं, ई इंटू ए, और ई इंटू ए इज नथिंग बट ये ई को ए को बाहर निकाल लिया, और ये डी बाई क्या बन गया, डी टी। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया और वैल्यूज पुट कर दिया तो आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 8, नोट डाउन कर लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 8। ओके, what is given in question number 8? 8 में क्या दिया हुआ है, let us see now, go through the question. What is given, a parallel plate capacitor of plate separation 2 मिलीमीटर, प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है dB बोल सकते हैं, नहीं तो L, एक प्लेट है ये, एक प्लेट है ये D जनरली हम लोग बोलते हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना दिया हुआ है 2 मिलीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर, ये बोल दिया है। is connected in an electric circuit having a source of voltage 400 volt, मतलब वोल्टेज दे दिया है, कितना है 400 वोल्ट दे दिया है। if the area of this plate,
एरिया कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 60 10⁻², ये मीटर स्क्वायर बन गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, टाइम दे दिया हुआ है, टाइम इज 10⁻6 सेकेंड्स, तो डिस्प्लेसमेंट करंट ID कितना होगा ये पूछा गया है। अगेन सी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है, और हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। तो हम लोगों को अभी पता था डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए फॉर्मूला क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, सो ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, d/dt को कैसे लिखेंगे, फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला है। सो एप्सिलॉन नॉट EA/T, क्यों, एरिया भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, E तो नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। E और V के बीच में डिस्टेंस रिलेशन क्या था, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, ये डिस्टेंस दी है, तो V कितना था या E कितना था, E वॉज रिप्रेजेंटेड एज V/D। सो हम लोग E के जगह क्या लिख सकते हैं, V/D, सो इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट V/DA डिवाइडेड बाय T। वैल्यूज पुट करना है, एप्सिलॉन नॉट के लिए कितना होता है 8.85 10⁻12, एरिया तो दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है 60 × 10⁻², -2, अच्छा -2 सेंटीमीटर है, नहीं है -4 होना चाहिए, दिस शुड बी -4 सेंटीमीटर में है, सो दिस विल बी 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय D 2 मिलीमीटर, 2 × 10⁻³ इनटू नेक्स्ट इज योर टाइम, टाइम इज 10⁻6, 2 से कैंसिल जाएगा, 2 3 = 6, 8 3 = 24, तो इसके आसपास आएगा उसका ऑप्शंस। ओके सो ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, ओके 1.08 इतना दिया, 1.062 एम्पियर, ओके इतना दिया हुआ है। So 8.85 into 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 = 15 कैरिंग 1, 8 3 = 24 प्लस 1 25 कैरिंग 2, 8 3 = 24 25 26 ऑप्शंस में, अच्छा 8.85, अच्छा एक चीज़, वोल्टेज कहाँ लिखा है मैंने, वोल्टेज कहाँ गया, ये 400, ये तो लिखा ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सो यहाँ से गया, ओके फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3, और इसको 4 से देख ले हैं कितना आता है, 8 5 = 4 5 = 20 कैरिंग 2, 4 5 = 20 22 कैरिंग 2, 6 4 = 24 25 26 कैरिंग 2, 4 2 = 8 9 10 1.10620। अच्छा सभी में ऐसा ऑप्शंस दिया है, 1.062 दिया हुआ है ऑप्शन में क्या दिया, 1.062 × 10⁻⁻2 ना, इसको देख लेना है पावर अगर हम लोग चेक कर लेते हैं सभी का, सो यू विल गेट इज एज ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन है, आसान है, इतना आएगा, इतना आने के बाद इसमें पॉइंट कहाँ है, 1 2 के बाद पॉइंट है, इसमें पॉइंट पुट कर देना है, सभी पॉइंट्स को चेक कर लेना है, यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो बी कितना है 1.062 × 10⁻² एम्पियर, यू विल गेट दिस आंसर, कैलकुलेशन कर लेना है। मेन थिंग इज यहाँ पे समझना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या होता है, E = V/D, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, E के जगह क्या लिखा है V/D, ऑलरेडी एरिया था, टाइम दिया हुआ है, सबको पुट किया और आंसर कितना मिला, इतना आ जाएगा, डू द कैलकुलेशंस। ओके नाउ लेट अस से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ओके इन द सेम वे यू कैन डू 9, ओके देखते हैं 9 10 भी बन जाएगा खुद से, अभी देख लेते हैं क्वेश्चंस। सी कितना आता है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सब घर पहुँच गए होगा, राइट, पहुँच गए सब घर या रास्ते में ही देख रहे हैं ये वीडियो। ओके सी क्वेश्चन नंबर 9,
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में? सी द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट इज 5 एम्पियर. डिस्प्लेसमेंट करंट दे दिया है ID. कितना दिया हुआ है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट इज 5 एम्पियर. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कैपेसिटर प्लेट दिया हुआ है, कैपेसिटी दिया हुआ है C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड. इसका कैपेसिटी दिया हुआ है. पोटेंशियल निकालना है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल? सो हम लोग को क्या पता है, I डिस्प्लेसमेंट के लिए वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो Q/T भी लगा सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कैसे रिलेट करेंगे? रिलेट करने के लिए Q/C भी इसको T कर देंगे. C कितना दिया हुआ है? 10 माइक्रोफैरेड. माइक्रो के लिए 6. वोल्टेज तो निकालना है. डिस्प्लेसमेंट करंट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है. अच्छा, टाइम नहीं दिया है. टाइम इज गिवन. ओके, सी द यूनिट. वोल्टेज वोल्ट पर सेकंड दिया हुआ है, मतलब वोल्ट पर सेकंड, मतलब ये V/T ही निकालना है, ये निकालना है V/T. आंसर इसमें क्या दिया है? वोल्ट पर सेकंड. वोल्ट पर सेकंड ये निकालना है, तो इसको क्या हो जाएगा? 5 से क्या हो जाएगा? V/T इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻⁻6. 5 से 1 टाइम्स 2 टाइम्स, सो 0.5 इंटू 10⁻⁻6. कौन सा ऑप्शन आएगा? 10⁵ हो जाएगा. सो दिस विल बी ऑप्शन, यू विल गेट दिस ऑप्शन नंबर बी. ये बी आ जाएगा 9 के लिए. आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा. ओके, सिंग 10 भी कर सकते, 11 भी ऐसे ही कर सकते. कम टू क्वेश्चन नंबर. ओके, 11 दिखा देता हूँ एक बार. 11 ऑलरेडी एक बार किया है. एक पैरेलल प्लेट ही दिया हुआ है ऐसा, इसमें भी पैरेलल प्लेट दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है. तो हम लोग को बीच में कहीं पे यहाँ इस वाला पॉइंट में, दिस इज R. ओके, इसमें क्या पूछा है? द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B at the point between the capacitor plate is indicated in the figure. B in terms of the rate of change of the electric field. d/dt between the plate is equal to, the d/dt between the plates is equal to. अच्छा, d/dt तो सभी में ऑप्शंस में दिया हुआ है, d/dt निकालना है. अच्छा, इन d/dt. ओके, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या करना है. इसमें हम लोग अगर B निकालते, सपोज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B? अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हम लोग को पता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. इसके लिए कैसे निकालते हैं? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? μ0 टाइम्स ऑफ ID, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, दूसरा करंट नहीं होगा, कंडक्शन करंट नहीं होगा. फिर ये क्या आ जाएगा? B इंटीग्रेशन ऑफ dl टाइम्स ये एप्सिलॉन टाइम्स d∅/dt इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस बिकम्स B 2πr इक्वल टू μ0 टाइम्स एप्सिलॉन टाइम्स ये क्या बन जाएगा? phi e. दिस बिकम्स E.A एंड दिस बिकम्स ddt लगा देते हैं यहाँ, ddt ऑफ EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. डिफरेंशिएशन. सो दिस बिकम्स B इज इक्वल टू 2πr इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E इंटू एप्सिलॉन नॉट A. A के लिए क्या लिख सकते हैं? πr². क्या आ जाएगा? dE/dt इतना आ जाएगा. ओके, ये पाई से पाई गया कैंसिल, R से R गया कैंसिल, तो B कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड विल बी BE, यहाँ से कितना आ जाएगा? R/d/dt डिवाइडेड बाय 2. क्वेश्चन में dE/dt दैट इज dE/dt between the plate is equal to dE/dt. ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा? dE/dt. सो इट बिकम्स 2B डिवाइडेड बाय μ0 एप्सिलॉन नॉट R dE/dt इतना होना चाहिए. 2B. ओके, ऑप्शंस में ऐसा दिया हुआ है. और यू कैन से दिस विल बी द आंसर. जो पूछा यहाँ से निकाल सकते हैं ऑप्शंस. whatever it is asked we can find it out. So B is given by this formula. Okay, so this is question number 11. You can find it out.
सो बी इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बी कोई पूछा है, बी कोई पूछा है, तो बी के लिए ये वाला ऑप्शंस कहाँ है? ऑप्शन बी में है, यू कैन सी ऑप्शन बी में ही आंसर है बी के लिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर डी बाई डी टी डिवाइडेड बाय 2। तो ये करना नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं करना है, ये नहीं करना, ये सब यही आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन कहाँ पे है? ये बी में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 12? सी 12 में क्या बोला गया है? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस एन एरिया इन द रीजन बिटवीन द प्लेट एंड पैरेलल टू इट इज ओके बिटवीन द प्लेट एंड पैरेलल टू इट। अच्छा, प्लेट के बीच में इस जगह में दोनों प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इसका पैरेलल यहाँ पे कितना होगा वो पूछा है। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट करंट ID वो किसके बराबर होता है? एक सपोज नाउ से वन थिंग, एक मैंने बैटरी लगा के रखा है, यहाँ से करंट गया I, ओके इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। हम लोग को पता है कि एक वायर में क्या फ्लो करता है? एक ही करंट फ्लो करता है। अगर इसको मैं AC भी बोल देता हूँ, AC से कनेक्टेड है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी वही करंट फ्लो करना चाहिए, दूसरा करंट तो नहीं हो सकता है कि नहीं? एक सर्किट में एक करंट, तो ये IC किसके बराबर हो जाएगा? ID के बराबर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बिकॉज IC शुड बी इक्वल टू ID। कंडक्शन करंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होना चाहिए। ओके, सो इन दिस वे यू कैन ट्राई द क्वेश्चंस, जो बाकी क्वेश्चंस है इनिशियली, सो इसी टाइप का होगा आएगा सब क्वेश्चंस। ओके, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं एक दो। सी क्वेश्चन नंबर, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 19। सी 19, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 19? Go through it. Electromagnetic waves travel in a medium at a speed of 2 into 10 to the power 8 meter per second. स्पीड दे दिया है, लिख लेते जो से दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2.0 into 10 raised to 8 meter per second. Relative permeability of the medium is कितना दिया हुआ है? Of the medium is 1. अच्छा, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इज 1। द रिलेटिव परमिटिविटी, अच्छा रिलेटिव परमिटिविटी कितना है ये पूछा है, परमिएबिलिटी दिया हुआ है। सो हम लोग को पता है V इन केस ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम के लिए क्या होता है? म्यू इंटू एप्सिलॉन होता है। सिमिलरली V इज गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाय, इसको मीडियम में क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट म्यू आर। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। 1 डिवाइडेड बाई ये क्या था? दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। सो व्हाट वी कैन राइट? V इज इक्वल टू दिस इज C डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। स्क्वायर कर देते दोनों साइड, तो V स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? C स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो पूछा क्या क्वेश्चन में? ये निकालना है। सो ये कितना आ जाएगा? C स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू आर इंटू V स्क्वायर। C स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर 8, इसको होल स्क्वायर करना है। म्यू आर कितना दिया हुआ है? 1। V कितना दिया हुआ है? 2.0 इंटू 10 रेज टू 8, इसका होल स्क्वायर। नाउ यू कैन कैलकुलेट इट। कौन सा आएगा ऑप्शन? 2.25 विल बी द आंसर। कैसे पता चलेगा? और यू कैन सी इन दिस वे, 3 इंटू 10 रेज टू 8, 2.0 इंटू 10 रेज टू 8, दोनों में स्क्वायर है, ये गया कैंसिल। ये कितना आ जाएगा? 1.5, इसका स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 225, 2 के बाद पॉइंट आएगा, दैट इज 2.25। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए एक बार। ओके, ये मेन फॉर्मूला है कोई भी चीज़ के वेलोसिटी। ये मीडियम में है, मीडियम में कोई भी चीज़ रहेगा तो इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी में क्या लिखते हैं? म्यू आर। रिलेटिव परमिटिविटी में म्यू आर लिखेंगे, म्यू नॉट म्यू आर। और इसके जगह क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो इसको सेपरेट कर लिया, म्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट। वो ही क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ऑलरेडी हम लोगों ने इस फॉर्मूला जो लिखा है वहाँ पे मेंशन करके रखा है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो उसके लिए क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट c। और ये आगे ऑप्शंस में इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, क्यों, हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है, ये पूछा है क्वेश्चन में, तो यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सी क्वेश्चन नंबर 20। में क्या दिया हुआ है, सी क्वेश्चन नंबर 20। The magnetic field of a beam emerging from a filter facing floodlight is given by B is equal to, okay, this should be B, okay, in the question B not लिखा है, it should be B, वो B not नहीं होगा, B होगा, okay, B दिया हुआ है, B is equal to 12 into 10 to the power minus 8 sin, this is 1.20 into 10 raised to 7, z एक्सिस में प्रोपेगेट कर रहा है, minus 3.60 into 10 raised to 15 small t, बाहर में क्या आ जाएगा, कैपिटल T। What is the average intensity of the beam? I average कितना होगा, ये पूछा है, average intensity of the beam। Now average intensity of the beam is given by the formula half of B naught square C divided by epsilon naught, ये था फॉर्मूला। तो B naught कैसे आएगा, ये वाला पार्ट क्या था, हम लोग जब से ही मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे B इज इक्वल टू क्या लिखते थे, B naught साइन ऑफ दिस इज KZ माइनस ओमेगा T इंटू T। इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ, सो B naught कितना आ जाएगा, B naught इज इक्वल टू दिस मच, ये क्या है, B naught है, तो B naught पुट कर देना 1/2, B naught कितना है, 12 into 10 raised to minus 8, अगेन ये एप्सिलॉन नॉट है। दिस C क्या है, C स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to 8, इसमें स्क्वायर है, इसमें नहीं है, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ये कितना आ जाएगा, 4 पाई into 10 raised to minus 7। ओके, यू कैन डू द कैलकुलेशंस और यू कैन फाइंड इट आउट। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, 12 square is 144 into 10 raised to 8 2 is 16 minus 16 into 3 into 10 raised to 8 divided by 2 into 4 into 3.14 into 10 raised to minus 7। ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। ओके, नियरेस्ट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यू कैन सी नियरेस्ट वैल्यू कैसे निकालना है, ओके 2 से काट, ओके 2 से, ओके दिस 4 से काट देते हैं, 4 से 4 3 जा 12, 13 14 2 आ गया, 6 4 जा कैंसिल जाएगा। ओके, 2 से कितना टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, कैरिंग 1 2 8 जा 16। और इसको अगर अप्रोक्सीमेटली कितना बोल लेते हो 1, ओके 1.8, इसमें कितना आ जाएगा 18 इंटू 10 रेज तो ये -8 आ जाएगा, 10 रेज तो -8, इसको अप्रोक्सीमेटली काटता है। हाँ, ये 3 है, ये 3.14 है, मतलब इसमें थोड़ा सा आंसर वेरी करेगा। हम लोग नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं ऑप्शंस को देख के। सो ये आ जाएगा -8 और ये आ जाएगा +7, कितना आ जाएगा, सो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 1.8, -1 आ जाएगा 1.8। ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, सो यू कैन सी इन ऑप्शन बी, नियरेस्ट वैल्यू वही है ऑप्शन बी, दैट इज 1.72, दिस इज 1.72 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ये आंसर आ जाएगा। सो इन दिस वे यू ट्राई द क्वेश्चंस। और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं, जो हम लोग स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चंस भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। कम टू क्वेश्चन नंबर 83, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं थोड़ा, जो स्पेक्ट्रम्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, से क्वेश्चन नंबर 83, what is given in question number 83, the waves used by artificial satellites for communication is microwave, infrared, रेडियो वेव्स एंड डी एक्सरे। हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग, माइक्रोवेव। इसको रैडर सिस्टम में भी यूज करते हैं। रैडर जहां हम लोग एरोप्लेन का डायरेक्शंस दिखाते हैं, कहाँ है लोकेशन, वो सब कहाँ यूज होता है, माइक्रोवेव यूज करते हैं उसमें। तो ऑप्शंस कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा 83 के लिए। 84, इफ
वी गामा वी एक्स वी एम द स्पीड ऑफ गामा रे। ओके, ये वी किसके लिए बोला है? गामा रे के लिए, गामा रे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? वी एक्स, ये किसके लिए दिया हुआ है? एक्स रे, एक्स रे के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? माइक्रोवेव, वी माइक्रोवेव के लिए सिंबल क्या दिया हुआ है? एम दिया हुआ है, दिस इज माइक्रोवेव। ओके, ये दिया हुआ है। एंड माइक्रोवेव रेस्पेक्टिवली इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में इसका स्पीड दे दिया है, किसका? गामा रे का कितना बोला है? वी एक्स, एक्स रे के लिए, एक्स रे के लिए वी गामा लिखा है, ये दिया हुआ है स्पीड वैक्यूम, समझ गए ऑलरेडी। ओके, सिंबल्स दिया हुआ है। पूछा क्या है यहाँ पे? वैक्यूम में कितना होगा? वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड का क्या होता है? वैल्यू सब सेम होता है। सो इट विल बी वी गामा इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू वी एम, सब सेम रहेगा, क्योंकि वैक्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 84 के लिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, से व्हिच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के लिए कौन सा यूज करते हैं? यू अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स? अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं हम लोग। अल्ट्रासोनिक वेव्स कहाँ यूज करते हैं? फॉर सोनोग्राफी। नेक्स्ट 86 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 86 यू कैन सी द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट। यस, सही है। ये माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ होता है, क्या बोला है? द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन ऑफ यूवी रेज। माइक्रोवेव पहले क्या आता था? रेडियो वेव आता था। उसके बाद किसका आता था? धीरे धीरे ऊपर से छोटा हो जाता है, जो हम लोगों ने टेबल लिखा था, रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद आता था बाकी सब। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन ऑफ अल्ट्रावायलेट। ये सही है, ऑप्शन ए क्या है? सही है। नेक्स्ट क्या पूछा है? द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड इज लेसर देन अल्ट्रावायलेट। ये गलत है, बी। सी क्या है? द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज लेसर देन अल्ट्रावायलेट। ओके, ये भी गलत है, सी। डी क्या है? गामा रे है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। हाँ, गामा रे का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, ये होता है। नाउ इसमें से सब कौन सा है? ए एंड डी सही है। ए और डी कौन सा है ऑप्शंस में? ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा ये। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 86। नाउ इन 87 यू कैन सी द वेव्स व्हिच कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में कौन नहीं ट्रेवल कर सकता है? जिसको मीडियम चाहिए। कोई कोई वेव्स होता है जिसको मीडियम चाहिए, मीडियम के थ्रू ही मूव कर सकते हैं। जैसे साउंड वेव हो गया, उसको मीडियम चाहिए, बिना मीडियम को मूव नहीं कर सकता है। तो ऐसा कौन सा वेव है दैट कैनॉट ट्रेवल इन वैक्यूम? क्या दिया? एक्सरे। एक्सरे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वैक्यूम में मूव कर सकता है। रेडियो वेव्स भी क्या है? दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट कैन मूव अल्ट्रावायलेट रेज, इट कैन ऑल्सो मूव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। कौन सा बच गया? इंफ्रासोनिक वेव्स। सो इसके लिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 87 के लिए कौन सा आ जाएगा? इंफ्रासोनिक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? गामा का होता है, दैट इज गामा रेज, उसके लिए होता है। सो दिस विल बी द आंसर। सो इन दिस वे यू कैन ट्राई द क्वेश्चंस। ओके ओके, 90 भी बोल देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। एक्सरे होता है, गामा रे होता है, इंफ्रारेड, तो कौन बच गया? कैथोड रे। सो 90 के लिए क्या आ जाएगा? कैथोड रे। कैथोड रे, कैथोड रे क्या होता है? ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। यू ट्राई क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन है यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके, इस चैप्टर से भी ऐसे भी बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं। मेन बेसिक्स पार्ट्स क्या है इसमें? जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है, जो टेबल हम लोगों ने पढ़ा है, ओके, जो टेबल रेंजेस, वेवलेंथ का रेंजेस एंड द बेसिक फॉर्मूलास। ओके ओके, विद दिस वी कंक्लूड दिस चैप्टर। थैंक यू।